For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो इसके पहले के वीडियो में आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक इक्वेशन देखी थी जिंक सल्फाइड वाली Zn प्लस H2SO4 और रिएक्ट करने के बाद ये बनता था ZnSO4 प्लस H2। सो इस इक्वेशन को हमने उस वीडियो में देखा था कि ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, फिर भी हम उसको एज अ एग्जामिन एक बार चेक करके देखते हैं। Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट कर रहे हैं ZnSO4 और H2, ये फॉर्म हो रहा है। हम काउंटिंग करते हैं। सो एलिमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं Zn, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सो सारे के सारे एलिमेंट्स यहां पर मैंने लिख लिए हैं कि ये चार एलिमेंट्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। नाउ रिएक्टेंट साइड में हमें इसको काउंट करना है। काउंट करते समय हमें टोटल यहाँ जो इक्वेशन में नंबर्स आए हैं, अगर सामने कोई नंबर अगर होता है तो हमें उसको मल्टीप्लाई करके यानी टोटल प्रेजेंट नंबर हमें लिखने हैं। अब रिएक्टेंट साइड में देखते हैं, यहां पर Zn अकेला है, इसलिए हम Zn का नंबर लिखेंगे 1। उसके बाद हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, सल्फर ओनली 1 और ऑक्सीजन 4 है। प्रोडक्ट साइड में काउंट करते हैं। Zn यहां पूरे Zn के आगे 2 1 कहीं कुछ नहीं लगा है, ओनली Zn कितना है 1 है। सल्फर भी यहां पे अकेला एक ही है। ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। नंबर्स को काउंट करने के बाद हम कंपेयर करते हैं तो जिंक दोनों साइड 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सो हमने कल इक्वेशन देखी थी बैलेंस इक्वेशन, या इसे बैलेंस स्केलेटल इक्वेशन, बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। सो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, बट कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है। सो आपके बुक में अभी जो अगला टॉपिक है वो है स्टेप बाय स्टेप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। बुक में जो दिया हुआ है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग में बहुत ज्यादा दिया हुआ है। मैं यहाँ सिंपलेस्ट वे में आपको कि अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से उसे सॉल्व करना है। सो आपके बुक में लेट्स टेक एन एग्जांपल करके दिया हुआ है और हम इसको एग्जामिन करते हैं। तो एग्जांपल है आपका Fe प्लस H2O और रिएक्ट करके ये बनेगा Fe3O4 प्लस H2। सो ये आपकी रिएक्शन है। इसको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। तो स्टेप फर्स्ट सॉल्व करते समय स्टेप राइट द इक्वेशन एंड काउंट द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड, दैट इज ऑन LHS एंड RHS। सबसे पहला काम, क्वेश्चन में दी हुई इक्वेशन को एक बार फिर से यहां लिखना है विदाउट एनी चेंजेस। सो हम यहां इक्वेशन लिखते हैं Fe प्लस H2O, रिएक्शन हो रही है Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। सेकंड काम, जैसे ही आपने स्टेप में ये इक्वेशन लिख ली, इस इक्वेशन के अंदर जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट के लेटर्स यहां लिखने हैं। तो एलिमेंट्स कौन कौन सा आ रहा है, Fe, H एंड ऑक्सीजन। यहां लिखने के बाद इनको दोनों तरफ जितने भी वो आए हुए हैं उनको काउंट करना है। सो नाउ वी आर काउंटिंग। Fe रिएक्टेंट साइड में 1 है, सो आप लिखोगे 1। उसके बाद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन 1, ये हो गए रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड में हम काउंट करते हैं Fe कितना है 3, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन है 2। सो यहां पर कंपेयर करते हैं। आपने एलिमेंट्स लिख लिए, एलिमेंट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितने कितने हैं ये भी लिख लिए हैं। अब यहां कंपैरिजन करते हैं। Fe यहां 1 है और यहां 3 है, यहां 2 एटम है, प्रोडक्ट में 2 एटम है। ऑक्सीजन 1 और 4 इस कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। सो ये इक्वेशन क्लियरली कैसी है, अनबैलेंस इक्वेशन है। सो यहां पर आप एलिमेंट चूज कर सकते हो। यहां पर 2 एलिमेंट ऐसे है जो अनबैलेंस है। हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस फॉर्म में है। सो आप Fe के साथ भी बैलेंस करते हुए जा सकते हो और ऑक्सीजन के साथ। हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। आप पहले Fe को भी बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें बाइंडिंग नहीं कि ऑक्सीजन को ही करना है या किसी और एलिमेंट को ही प्रेफर करना है पहले बैलेंस करने के लिए। आप Fe के साथ भी जा सकते हैं। जैसे मैं यहां पर पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूं,
सो आपकी स्टेप 2 होती है किसी भी दोनों में से एलिमेंट्स को जिसको आप बैलेंस कर रहे हो उसके बारे में लिखना। सो स्टेप 2, नाउ ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले यहां पर इस इक्वेशन में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो इस इक्वेशन को एक बार पहले वैसे का वैसा लिख दीजिए। Fe प्लस H2O, एरो के आगे है FeO4, Fe3O4 प्लस H2। आपने क्या लिखा है? नाउ ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। तो यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 4। हम बैलेंस करते हुए यहां लिखते हैं, यहां डायरेक्टली कितना लगाना पड़ेगा? 4। यहां रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन थे, इसलिए आपने रिएक्टेंट साइड में भी कितने ऑक्सीजन कर दिए? 4। सो अब देखो यहां पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। इस इक्वेशन के बाद फिर से एलिमेंट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखकर आपको फिर से वो सारे एलिमेंट्स को काउंट करना है कि वहां पर कोई चेंजेस हुआ है नहीं। अब लिखते समय आपको ऐसा अगर कुछ रहा तो वहां मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में यहां पर सामने कोई भी नंबर नहीं था, तो हमने डायरेक्टली क्या किया था? सामने नहीं था, जो नीचे नंबर लिखे हुए थे उन्हीं को लिखा था। बट अगर इक्वेशन में सामने में कोई नंबर आ जाता है, सो वो सामने वाला और ये नीचे वाला नंबर ये मल्टीप्लाई होके आपको लिखना है। तो किस तरह से अभी देखते हैं। रिएक्टेंट साइड में हमें लिखना है, यहां Fe जो है इस वक्त भी कितना है? 1। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 4 2 8। हाइड्रोजन क्या हो गए? 8 हो गए हैं। ऑक्सीजन 4। नेक्स्ट साइड में Fe3, ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन 2। सो अब हम चेक करते हैं, Fe1 है, यहां 3 है। हमने स्टार्ट किया था किसको? ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इस ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते जो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस था वो क्या हो गया? अनबैलेंस। यहां पर 8 और यहां पर 2 हो गया। सो अब नेक्स्ट स्टेप में जो इनबैलेंस हो गया है, जो बैलेंस था वो इनबैलेंस हो गया है, अब उसको फिर से हम बैलेंस करेंगे। सो यहां पे एक लाइन लिखेंगे कि ड्यूरिंग बैलेंसिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेट इम्बैलेंस, कि ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया है। सो फिर अगली स्टेप में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। सो नाउ यहां पर एक लाइन लिखेंगे, ड्यूरिंग बैलेंसिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेट अनबैलेंस्ड। So during balancing oxygen hydrogen get unbalanced. So यहाँ पर एक एलिमेंट बैलेंस हो गया, दूसरा अनबैलेंस हो गया। तो जो एलिमेंट अनबैलेंस हुआ है अब उसको पहले बैलेंस करेंगे। सो नाउ ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। पुरानी इक्वेशन फिर से यहां लिखेंगे और वहां पर अब किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। सो इसकी पहली वाली इक्वेशन हम लिखते हैं Fe प्लस 4H2O, then Fe3O4 प्लस H2। अब यहां पर हमें बैलेंस करना है किसको? हाइड्रोजन को। सो यहां ऑलरेडी यहां बैलेंस करते करते ये हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया था। यहां पर कितने हैं? 4 2 8। वहां पर भी हमें कितने करने होंगे? 8, और उसके लिए यहां कितना लगाना पड़ेगा? 4। सो अब एक एलिमेंट बैलेंस हो गया। हमें सिर्फ एक ही, हर बार एक ही एलिमेंट बैलेंस करना है। अगर हम 2 या 3 एलिमेंट बैलेंस करने जाएंगे तो मे बी जो एलिमेंट्स है वो प्रॉब्लमेटिक करेंगे, यानी आपको वो बैलेंस फॉर्म में नजर नहीं आएंगे। इसलिए सिर्फ एक एक एलिमेंट के साथ ही जाना है। अब यहां पर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया है। काउंट करते हैं कि इस इक्वेशन में एलिमेंट्स कितने हो गए। अगेन Fe देखिए यहां 1 है, दूसरे साइड में Fe3 है। हाइड्रोजन 4 2 8 है, नेक्स्ट साइड में 4 2 8। इधर साइड में ऑक्सीजन 4 है,
और इधर साइड में भी 4 है। सो नाउ मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। अब सिर्फ क्या बचा हुआ है, Fe। सो यहां पर लिखेंगे नाउ ओनली Fe इज अनबैलेंस। तो हम फोर्थ स्टेप में किसको बैलेंस करेंगे, Fe को। सो आपको लाइन लिखनी है, नाउ आफ्टर बैलेंसिंग हाइड्रोजन only Fe or iron is unbalanced. So after balancing hydrogen only Fe is unbalanced. अब सिर्फ Fe unbalanced बचा हुआ है, so हम उसको बैलेंस करते हैं। So यहां ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए स्टेप 4 नाउ बैलेंसिंग Fe। अब हम आयरन को बैलेंस कर रहे हैं। सबसे पहले लास्ट इक्वेशन जो आपने लिखी थी उसको पहले लिख लेंगे, Fe प्लस 4H2O, एरो के आगे Fe3O4 प्लस लास्ट में है 4H2। सो ऑलरेडी सारी चीजें बैलेंस थी। Fe इम्बैलेंस था या अनबैलेंस था। Fe कितना है, यहां 3 है, यहां 1 है। सो हम यहां नंबर नहीं लगा सकते। जब भी बैलेंस करना हो आपको नंबर कहां लगाना है, सामने। अभी तक आपने पूरी इक्वेशन में देखा है सिर्फ कहां लगाया है हमने नंबर, सामने। आप कभी भी नीचे यहां नंबर नहीं लगा सकते हो। सो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में Fe कितना है, 3। हम रिएक्टेंट साइड में भी उसको क्या बना देंगे, 3। अब फिर से एक बार उसको काउंट करेंगे और फिर स्टेप 5 फाइनल बैलेंस इक्वेशन करके बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। सो यहां हम काउंट करते हैं, Fe 3 है, हाइड्रोजन 8 हो गए एंड ऑक्सीजन 4। प्रोडक्ट साइड में Fe 3, ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन 8। कंपेयर करते हैं दोनों साइड में LHS और RHS को, तो 3, 8 एंड 4। तो ये बैलेंस हो चुकी है। इसको आंसर में एज ए आंसर लिखने के लिए स्टेप 5 द बैलेंस इक्वेशन इज जब ये स्टेप फाइनल हो जाए और ऊपर वाली इक्वेशन आपको बैलेंस नजर आए यहां पर कंपैरिजन के बाद, तो स्टेप 5 में आंसर करके द बैलेंस इक्वेशन, यही इक्वेशन आपको अच्छे से लिख देनी है। 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। सो यहां पर कितने 5 स्टेप इन्वॉल्व हुए हैं। मे बी किसी इक्वेशन में छोटी इक्वेशन होंगी तो 2 या 3 स्टेप में होगा। और दूसरी चीज, आपको एलिमेंट बैलेंस करते समय जरूरी नहीं है कि किसी एक एलिमेंट को ही प्रेफरेंस देके आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पर हमने शुरू किया था ऑक्सीजन से, इसके बाद अगर आप घर में इसको ट्राई करते हो तो आप Fe के साथ जाइए, तो क्या होगा, ये जो 4th नंबर की स्टेप है वो आपकी 1st नंबर यानी 2nd नंबर पे आ जाएगी। जो आपकी कौन सी नंबर की स्टेप है, जो यहाँ 4th में है वो 2nd। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, आप पहले किसको बैलेंस करोगे, Fe को, देन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। क्योंकि Fe को बैलेंस करने पर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। देखिए Fe को यहाँ 3 बनाने पर कोई चेंजेस नहीं हुए थे। सो पहली स्टेप आ जाएगी Fe की, देन अगेन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। सो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस की जाती है। सो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। दिया हुआ एग्जांपल में स्टेप 1 में पहले दी हुई इक्वेशन को एक बार राइट डाउन करना है, देन उसके एलिमेंट्स को काउंट करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, किसी भी एक अनबैलेंस एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसे यहां बैलेंस करना है, देन फिर से बॉक्स बना के उसके अंदर उनको काउंट करना है। काउंट करते समय ध्यान रखना है कि जो इम्बैलेंस हो गया है, जो बैलेंस करने के बाद कोई दूसरा एलिमेंट अनबैलेंस हुआ है, उसको ही बैलेंस करना है। आपने एक एलिमेंट को बैलेंस किया जिसकी वजह से दूसरा अनबैलेंस हो गया, इसलिए पहले उसे बैलेंस करना है। सो अगली स्टेप उन अनबैलेंस की तरफ होगी।
उसके बाद उसको भी बैलेंस करने पे कोई और अनबैलेंस होता है तो उसे बैलेंस करना है। इस तरह से आपको एक एक एलिमेंट बैलेंस करते हुए जाना है। फाइनल स्टेप, जब आपका पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाए, स्टेप जो भी आपकी चौथी, पांचवी, छठवीं जो भी इक्वेशन में स्टेप आएगी वो स्टेप लिखनी है, द बैलेंस इक्वेशन इज, और जहां पर वो बैलेंस हुई है वो इक्वेशन लिख दी। इस तरह से ये आपके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के स्टेप्स थे। मे बी लास्ट ईयर से बैलेंस इक्वेशन पूछी जा रही है 3 मार्क्स के लिए। अगर आपको ये इक्वेशन आती है तो प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, बहुत सारी इक्वेशंस आपके बुक में है। विदाउट बैलेंसिंग उन इक्वेशंस को लीजिए, बैलेंस को स्टेप बाय स्टेप करके देखिए। यहां पर आपका बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ये टॉपिक एंड होता है। साथ में इसमें एक और चीज है, 6th स्टेप। 5th स्टेप में ये क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। एक और स्टेप इसमें, इस इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेशन या मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो केमिकल या जो एलिमेंट्स हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं उसकी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको भी मेंशन कर सकते हैं। या उस इक्वेशन को आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, उसके अंदर कैटलिस्ट यूज कर रहे हो या कोई एलिमेंट यूज कर रहे हो, उसको भी आप यहाँ एरो के आसपास मेंशन करके इस इक्वेशन को कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। यानी सिर्फ आपको वर्डिंग लिखना नहीं है, एक बैलेंस इक्वेशन विथ ऑल इंफॉर्मेशन, बैलेंस इक्वेशन विथ ऑल इंफॉर्मेशन आपने लिख दी तो आपको उसको वर्डिंग में याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप वहां इक्वेशन लिखोगे आपको पता चल जाएगा कि Fe जो है वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में लिया गया है, उसके साथ वाटर आइस में है, वेपर में है या फिर लिक्विड फॉर्म में, जिस फॉर्म में उसको मिक्स किया गया है। तो आपको उसको इंफॉर्मेटिव या मोर इंफॉर्मेशन से भरी हुई इक्वेशन बनानी है। हम अब स्टेप 6 देखते हैं। केमिकल इक्वेशन को किस तरह से मोर इंफॉर्मेटिव बनाना होता है, जो आपको वर्डिंग की जरूरत कम पड़े। हमने वर्डिंग से स्टार्ट किया था, वर्डिंग इक्वेशंस को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब इक्वेशन जो है वो फुल्ली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी आपको सिर्फ इक्वेशन को देखना है और आप उसको पूरी तरह से समझ सकते हो। स्टेप 6 है, आपकी जो 5th में बैलेंस इक्वेशन थी उसको फिर से लिखना है। अगर आपने इनको किसी स्टेट में, पर्टिकुलर उसको किसी स्टेट में यूज किया है, जैसे स्टेट होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक एक्वस। अब यहाँ लिक्विड और एक्वस में समझ लीजिए कि लिक्विड नॉर्मल, वो जो नॉर्मल टेम्परेचर पर वो जो आप लिक्विड ले रहे हो वो जिस फॉर्म में है उसको लिक्विड फॉर्म में कहा जाता है। एक्वस का मतलब होता है जब आप उसको कंप्रेस करके उसको लिक्विड में बनाते हो, या कोई ऐसा जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ओवर लिक्विड फॉर्म में वाटर मिक्स किया जाए तो वो एक्वस होता है। यहाँ लिक्विड और एक्वस ये दो ही वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं जब आप लिक्विड, जैसे अगर यहां मैं वाटर के आगे L लिखता हूं तो ये लिक्विड फॉर्म में है। S अगर मैंने लिखा है सॉलिड, इसका मतलब ये आइस फॉर्म में है। G अगर लिखा है गैस, मतलब ये वाटर वेपर है, मतलब भाप के साथ हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अगर Fe लिखा है और यहाँ पर कोई और एलिमेंट के साथ उसको EQ यानी एक्वस लिखा है, इसका मतलब आयरन का जो सॉल्यूशन है उसमें बहुत ज्यादा क्या किया है, वाटर मिक्स किया गया है, इसलिए वहां पर EQ यानी एक्वस लिखा हुआ। तो इस इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसमें Fe इस इक्वेशन में एज अ सॉलिड यूज हुआ है, देन इसमें जो वाटर है वो एज अ गैस। दैट मीन्स कि आयरन और वाटर वेपर इनकी रिएक्शन की जा रही है, मिलने वाला जो सॉलिड है Fe3O4 ये भी फिर से सॉलिड मिलता है और उसके साथ साथ एक गैस हाइड्रोजन निकलती है। ये इक्वेशन इंफॉर्मेटिव है लेकिन फिर भी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन अधूरी है, जैसे कि इन एलिमेंट्स के या इन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हैं यहां नेम मेंशन नहीं है। साथ में इस रिएक्शन के दौरान अगर आपने कोई टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कोई एलिमेंट सेट किया हो वो भी एरो के ऊपर नहीं है। फिलहाल मान के चलते कि ये इक्वेशन जो है इसी तरह से कंप्लीट होती है और यहाँ एरो के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल हमें नहीं ऐड करना होता है। इसी से जुड़ी दो और इक्वेशन देते हैं जो मोर इंफॉर्मेशन से भरी है, यानी किस तरह उसमें और इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है। तो यहाँ दो इक्वेशन है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है, मेथिल एल्कोहल। तो यहां पर मैंने कैसे बता दिया, क्योंकि यहां ऑलरेडी उसके नेम लिखे हुए हैं। इस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में है और हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में है। दो गैसेस है, वो दो गैसेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रही है, CH3OH लिक्विड फॉर्म में, यानी मेथिल एल्कोहल बना रही है लिक्विड फॉर्म में।
गैसेस लिक्विड में कब कन्वर्ट होती है? जब आप उसको प्रेशराइज करते हो, कंप्रेस करते हो, बहुत ज्यादा दबाते हो। सो यहां पर प्रेशराइज कितना किया गया है? तो 340 atm इतना प्रेशराइज करके इन दोनों गैसेस को काय में कन्वर्ट किया जा रहा है? लिक्विड में, दैट इज मेथिल अल्कोहल। सो ये रिएक्शन हमें कैसे समझ में आई? क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन बहुत सारी लिखी हुई है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में था, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में था। इन दोनों गैसेस को 340 atm पर कंप्रेस यानी प्रेशराइज किया गया। प्रेशराइज करने के बाद ये काय में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में, और जो लिक्विड है उसका नाम है मेथिल अल्कोहल। तो यहां एक्वस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैस और सॉलिड, ये सारी की सारी जो स्टेट है वो आप लिख सकते हो। टेम्परेचर, प्रेशर, साथ साथ में अगर आप कोई कैटलिस्ट यूज करते हो, जैसे कि यहां पर किसी इक्वेशन में कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ है, एग्जांपल के लिए मैं यहां पर बता देता हूं। इस पुरानी इक्वेशन की तरफ आते हैं। अगर इस रिएक्शन को पूरी करते समय मान के चलते कि MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये MgO की जरूरत पड़ती है, और इस कैटलिस्ट को हमने लिखा हुआ है। तो कैटलिस्ट का मतलब 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज करते हैं तो वो रिएक्शन को कंप्लीट करता है, और जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो एंड में वो उतना का उतना ही जो कैटलिस्ट है वो हमको मिलता है। मतलब वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता, रिएक्शन को स्पीड देने में मदद करता है या रिक्वायर कंडीशन को सप्लाई करने में मदद करता है। सो यहां पर एरो के ऊपर कैटलिस्ट भी लिखा हो सकता है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, यानी उनकी स्टेट्स, कंडीशंस, और अगर कैटलिस्ट यूज होते हैं तो वो भी उसको मेंशन करना है। सो इस तरह से एक केमिकल इक्वेशन कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव होने के बाद आप उसको विदाउट वर्डिंग में ही अंडरस्टैंड कर सकते हो, कि बिना वर्डिंग में आप उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किए हुए केमिकल इक्वेशन को देख के आपको पता लग जाता है। जैसे इन दोनों इक्वेशन को आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या क्या हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से और इक्वेशंस आपके बुक में है, आप उनको देखिए, उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है उस इंफॉर्मेशन को लिखिए, साथ साथ में उसको बैलेंस करके देखिए। अनबैलेंस फॉर्म में होगी तो बैलेंस कीजिए, आपका यह होमवर्क है। साथ में मैंने यहां इनके नाम नहीं लिखे, जैसे ये इंफॉर्मेशन दी है, इस इक्वेशन के आपको नाम लिख के दिखाने कि ये क्या है, ये यूज हो रहे हैं स्टेट, बहुत सिंपल है। ऐसी आपको और 5 इक्वेशन एज अ होमवर्क आपको ढूंढनी है, उनको बैलेंस करना है, साथ साथ में उसको मोर इंफॉर्मेशन वाली बनाना है। बहुत छोटी इक्वेशंस को आपको नहीं लेना है कि जैसे छोटी छोटी इक्वेशन ले ली, थोड़ा सा उसके अंदर एलिमेंट्स को बढ़ाओ, कंपाउंड्स है उसको बढ़ाओ, और इस तरह की 5 इक्वेशंस कोई भी आप मोर इंफॉर्मेटिव बना के विद बैलेंस आपको देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट अनदर टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.